तो आज हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली फोकस्ड है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पर। शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर अपना। और थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आप इस चैप्टर को जब कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ भारत देश में या फिर कहीं पे भी वर्ल्ड में जहाँ पर इस तरीके की सिस्टम पाई जाती है उसके पॉलिटिकल पंडित आप एक तरह से बन चुके रहेंगे। आपको चीज़ें बड़े आराम से समझ में आएंगी कि आखिर वास्तविकता में रियलिटी में हो क्या रहा है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हमको समझना होगा कि आखिर हमको अपने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमको, अगर हम टॉपिक वाइज बात करते हैं तो हमको प्रेसिडेंट के सब्जेक्ट में तो पढ़ना ही है। अब प्रेसिडेंट में क्या क्या हमें पढ़ना है पहले ये फोकस करते हैं। एक तो आपको प्री के लिए अपने आर्टिकल्स वगैरह जो हैं उसको तो जानना ही होगा कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, बट सिर्फ इससे क्या काम हमारा चलेगा तो नहीं चलेगा। ये सिर्फ आपको प्री तक मदद दे सकता है, उसके आगे मदद नहीं दे सकता है। उसके आगे जब आपको पहुंचना होगा तो आपको कुछ और भी चीज़ें चलनी होंगी। जैसे आप अक्सर अक्सर एक आरोप सुनते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है, इंडियन जो प्रेसिडेंट है, वो एक रबर स्टैंप है। वो एक रबर स्टैंप होता है। ठीक है, और अपनी इच्छा से वो कोई ज़्यादा कार्य नहीं करता है। तो क्या ये रियलिटी में है, इसका फैक्ट चेक थोड़ा सा हम करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमको क्या देखेंगे इसमें, हम भारत में जैसे अलग अलग टाइम के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। ठीक है, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और अलग अलग प्रेसिडेंट भी हुए हैं। अब इनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप रहा है, किस तरीके का रिलेशनशिप रहा है, कौन स्ट्रांग रहा है, कौन कमज़ोर रहा है, कौन वीक रहा है, इसको हम देखते हैं इनके बीच का कैसा रिलेशन है। और इसके रिलेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आखिर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, और जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है रबर स्टैम्प वाला, उसका भी आंसर कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे और आते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक, तो वो प्रेसिडेंट क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से कार्य करता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ये जो काम कर रहा है, क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक ये हमारा क्वेश्चन बनता है। इसको हमको इसमें देखना पड़ता है। और क्या देखते हैं हम, प्रेसिडेंट और स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनके बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयर है, उसमें किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, इसको हमको देखना रहता है। और जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नर के पास पावर अधिक है। गवर्नर के पास आपको रिलेटिवली पावर अधिक देखने को मिलेगी कंपेयर टू प्रेसिडेंट। कैसे, वो सब समय जब आएगा तो देखेंगे। अगले 10 दिनों तक हम लोग की यही कहानी चलने वाली है। उसके बाद में अक्सर आप जैसे सुनते होंगे कि मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार, गठजोड़ की सरकार। आज जैसे आपको एनडीए मिलता है, यूपीए मिलता है। जब आप स्टेट में चले जाते हैं तो आपको कभी कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन देखने को मिलता है। ठीक है, कभी कभी ये गठबंधन जो होते हैं, गठजोड़ जो होते हैं, इलेक्शन से पहले हो जाते हैं और कभी कभी ये इलेक्शन से बाद में होते हैं। तो इन सभी कंडीशंस में जो ये गठबंधन की पॉलिटिक्स जब चलती है तो उस समय प्रेसिडेंट की क्या भूमिका होती है, प्रेसिडेंट कैसा बिहेव करता है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी बातों को तो हमको देखना है किसके रिस्पेक्ट में, प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में, भारत के राष्ट्रपति के रिस्पेक्ट में। अब यहीं पर आप देख लीजिए, दो टॉपिक आपके एसोसिएटेड हैं, एक प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर से अगर आपका कंपैरिजन करना है आपको, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अगर आपको कंपैरिजन करना है, और गवर्नर से कंपैरिजन करना है, तो आपको इनके सब्जेक्ट में भी, इनके विषय के बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। अदरवाइज़ शायद आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में ओवरऑल क्या क्या पढ़ने को फिर मिलेगा, पीएम,
प्रेसिडेंट, पीएम प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में आपके आंसर आते ही आते हैं और आते रहेंगे। आपकी जो थिंकिंग डेवलप होनी है वो इन्हीं टॉपिक से होनी है, और एक बार जब आपका ये टॉपिक कवर होता है, उसी के बाद आपको पार्लियामेंट और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं, विधानसभाएं जो होती हैं, उनके सब्जेक्ट में जानकारी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी, तब आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो ये टॉपिक होगा और ये टॉपिक होगा, तो ये 2 चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और प्रियम्बल के बाद जैसे आज हम ये लेक्चर कर रहे हैं, तो आर्टिकल यूनियन एंड टेरिटरीज़ का हमारा चैप्टर था। हालांकि एक बार मैंने ये सारी चीज़ें करा रखी हैं, लेकिन दोबारा जब रिवीजन का कोर्स को रिवाइज़ कराया, फिर से शुरू किया है, तो यूनियन टेरिटरीज़, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इन सब चीज़ों को ऑलरेडी 2 बार इन चैप्टर को कराने के बाद में फिर से हमने रीस्टार्ट किया था कोर्स को। तो ये चैप्टर ऑलरेडी 2 बार हो चुके हैं। आपका ये टॉपिक कवर होने के बाद में और जुडिशरी के कवर होने के बाद फिर से हम यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि बार बार इनको करा पाना और फिर यहाँ तक पहुँचना टफ हो जाता है, कोर्स भी बहुत लंबा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बने रहिएगा। ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आर्टिकल्स को याद करने से, आर्टिकल को रट लेने से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप अभी अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपसे मेंस में कभी नहीं पूछने वाला है कि आर्टिकल 54 में क्या लिखा है। आपसे मेंस में कभी नहीं पूछने वाला है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है। हो सकता है आज से 15-20 साल बाद ये चीज़ें पूछ के आपको नंबर मिल जाते हों और आपसे कह दिया जाता हो कि नंबर बसाइए, लीजिए, घर बसाइए और बढ़िया से अपने परिवार के साथ रहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपसे थिंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसलिए इतने सारे टॉपिक जब आप करते हैं तभी आपकी एक थिंकिंग डेवलप होगी और आप अपने एक सुटेबल आंसर को लिख सकेंगे। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि यहाँ पर क्या है, फ्री बैच है, तो कुछ लोग आएंगे घूमते हुए और चले जाएंगे। तो घूमते हुए आके चले जाने के बाद में इस तरीके से कोर्स आपको डेवलप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो इसको फ्री समझ के आ रहे हैं तो उसको मत समझिएगा ऐसा कुछ। आप कंटिन्यूटी जब तक नहीं बनाएंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई आपकी एक प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, और सिर्फ मोबाइल लगा के अगर बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए तो ऐसा मत करिएगा, लैपटॉप लेके बैठे हैं तो ऐसा मत करिएगा। नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, अदरवाइज़ किसी काम का नहीं है। ठीक है, इतने बड़े महान कोई नहीं होते हैं कि आज याद करें और महीने भर बाद एज इट इज़ आपको माइंड में वो रह जाए, वो नहीं होगा। ठीक है, आप अपने आप को सांत्वना देने के लिए समझ सकते हैं कि मैं बहुत तेज़ हूँ, लेकिन शायद जब आप इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ में करेंगे तो आप भूल चुके रहेंगे। ये फैक्ट है, मानना या न मानना वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे अधिक एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। एक बहुत ही मैच्योर्ड कोर्स है ये। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और भारत के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम किससे? प्रेसिडेंट से शुरुआत करते हैं। भारत के अब तक के हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। हमारे प्रेजेंट प्राइम प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर अभी आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सभी भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट हुए थे राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद में राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। सबकी अपनी अपनी कुछ कहानियाँ हैं, सबके कुछ अपने टकराव हैं प्रधानमंत्रियों के साथ में। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। आखिर किस तरीके से इनकी नियुक्ति होती है, क्या इनका रोल होता है, किन किन सब्जेक्ट्स पर इनका अपने प्रधानमंत्रियों के साथ टकराव रहा या नहीं रहा। ठीक है, और किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में ये टकराव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, हमारे इस एग्जीक्यूटिव सिस्टम की,
तो आपको ये जस्ट डीपीएसपी के बाद से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बाद से आर्टिकल 50 से हम 2 से हमारा ये चैप्टर शुरू हो जाता है पार्ट 5 में, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहले चीज़ें दी गई हैं किसके बारे में दी गई हैं, प्रेसिडेंट के विषय में दिया गया है, और उसके बाद में हमारा वाइस प्रेसिडेंट के विषय में है, और प्राइम मिनिस्टर के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हमको नहीं देखने को मिलते हैं, कुछ हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के सब्जेक्ट में हमको कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं। और इसके बाद में हमारा जो हमारा पार्लियामेंट का चैप्टर है वो शुरू हो जाता है आर्टिकल 80 के राउंड से, 79-80 में, 80 से। तो देखिए, जब हम अपनी शुरुआत हमने जब की थी अपने सब्जेक्ट की, बहुत आप पहले दिन से बात कर रहे होंगे, अगर आप में से कोई फॉलो कर रहा होगा तो आपको याद होगा कि हमने क्या कहा था कि जो भी गवर्नमेंट होती है, अगर किसी भी देश में आप व्यवस्थाओं को, सिस्टम के देखिए, तो वहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव सिस्टम देखने को मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव सिस्टम देखने को मिलता है, और आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलती है जुडिशरी। यही 3 मेन सिस्टम है जिस पे हमारा या कोई भी देश फंक्शन कर रहा होता है, जिस पे किसी भी देश के पिलर स्तंभ स्थित हैं। अगर इसमें से कोई भी पिलर अगर कमज़ोर होता है तो आप यकीन मानिए उस देश की डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के जो फीचर्स हैं, लिबर्टी के जो फीचर्स हैं, वो अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। जैसे हमारे देश में, पाकिस्तान में आप देख लिए, हमारे पड़ोसी देश में, वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता है कब किसका कंट्रोल हो गया, कब आर्मी का कंट्रोल है, कब किसका कंट्रोल है, कब वहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं उनका कंट्रोल हो जाता है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी 3 एक इंडिपेंडेंट एक तरीके से पिलर होते हैं जिस पे किसी भी देश की डेमोक्रेसी या किसी भी देश का सिस्टम या किसी भी देश का एक बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। और उसी में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारा एग्जीक्यूटिव का। उसी में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक पिलर आता है एग्जीक्यूटिव का, जिसमें हमको कई टाइप के, 2 टाइप के बेसिकली एग्जीक्यूटिव देखने पड़ते हैं यूनियन की, अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। एक हमारी होती है पॉलिटिकल, एक हमारी होती है पॉलिटिकल, राजनीतिक, और दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों कोर्स मिलेगा, ये याद रखिएगा। सारे हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़िएगा कि समझाने के लिए दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, प्रशासनिक। एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन कौन से आते हैं, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे ना, प्रधानमंत्री सचिवालय, ठीक है, सेक्रेटरीट, पीएमओ, प्रधानमंत्री मंडलीय सचिवालय, ठीक है, मिनिस्टर सेक्रेटरीट। तो इस तरीके के जो सेक्रेटरीट वगैरह होते हैं, जो सचिवालय होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ पे मुख्यतः समझ लीजिए एक तरीके से आपके आईएएस कैडर के लोग रहते हैं, जो देश को चलाने के लिए बेसिक ग्राउंड लेवल पे काम जो कर रहे होते हैं, एक तरीके से आप समझिए, वो कौन होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होती है। एक होती है हमारी पॉलिटिकल, जो पॉलिसी मेकर होते हैं। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पॉलिसी को कैसे ग्राउंड तक पहुंचाना है, और एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये पॉलिसी मेकर होते हैं, ठीक, जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका में आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाती है, ठीक है। अगर आप राज्यों के संबंध में जाते हैं तो राज्यों के संबंध में, स्टेट के संबंध में भी ऐसी ही भूमिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, बस वहाँ पर राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, गवर्नर आ जाते हैं, प्रधानमंत्री की जगह चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, कैबिनेट उनके पास भी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके पास भी होते हैं। यहाँ पर आपका पीएमओ है तो वहाँ पर सीएमओ हो जाएगा, एक तरह से चीफ मिनिस्टर का ऑफिस हो जाएगा, वहाँ भी आपको चीफ मुख्य सचिव वगैरह मिलते हैं, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी वगैरह। तो सेम टाइप का स्ट्रक्चर आपको यूनियन में देखने को मिलता है, यानी कि सेंटर में देखने को मिलता है, और ऑलमोस्ट सेम टाइप का स्ट्रक्चर आपको स्टेट में देखने को मिलता है। तो हमको क्या करना है, हमको इनके सब्जेक्ट में भी पढ़ना है और इनके सब्जेक्ट में भी पढ़ना है। और आप अगर जीएस के पेपर 2 को पढ़ते होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है एक तरीके से पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस भी वहाँ पर एक तरीके से एक टॉपिक है, और ये जो गवर्नेंस में आता है वो इसमें ये सारे टॉपिक आपके गवर्नेंस के पार्ट बनते हैं, जिससे भर भर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, जिससे मेंस में भर भर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पे भी हम फोकस करेंगे। लेकिन पहला फोकस क्या रहेगा, पहला फोकस इसको कंप्लीट करने का रहेगा, उसके बाद हम इस पे
मूव करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जो होती है, ये हमारे राजनीतिक कार्यपालिका या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये। ठीक है, जिसमें से हमको एक एक करके चीज़ों को पढ़ना रहता है और देखना रहता है। और सबसे पहले हमारा जो फोकस होता है, शुरू होता है, वो होता है प्रेसिडेंट से होता है। किससे होता है? प्रेसिडेंट से होता है। तो इससे पहले कि हम अपने इन टॉपिक्स पे आगे बढ़ें, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमको समझनी होंगी। जिसमें से सबसे, जैसे आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझिए तो क्या है? पॉलिटिक्स। आखिर पॉलिटिक्स होती क्या है? राजनीति है क्या? आप में अक्सर सुनते होंगे, बचपन से ही सुनते होंगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सुनते होंगे कि पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स है भाई। कॉलेज में जाते हैं, यहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स है। बचपन से पॉलिटिक्स सुनते आ रहे हैं, तो आखिर पॉलिटिक्स मतलब है क्या? और अगर आप पॉलिटिक्स मतलब एक जिस तरीके से हमारे यहाँ व्यवस्थाएं चलती हैं, उसमें इस पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? तो पॉलिटिक्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। जब दो लोग आपस में कंपटीशन करने लगे तो वही एक तरीके से क्या है? पॉलिटिक्स है। प्रतिस्पर्धा जो करते हैं वही राजनीति है। और जब ये पॉलिटिकल राजनीति में आ जाती है, मतलब जहाँ पर नेता लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये कंपटीशन कैसा हो? जब सिर्फ एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप कंपटीशन देखेंगे। लेकिन जब आप राजनीति की बात कर रहे हैं, जहाँ पर नेता लोग इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, वहाँ पर क्या है? ये आपका क्या होगा? कंपटीशन तो होगा, लेकिन किस पर्पस से होगा? आपका ये जो कंपटीशन होगा वो पब्लिक, जनता के कल्याण के लिए, उनके मुद्दों पर, जनता के मुद्दों को, पब्लिक के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम चलाने के लिए, इसके लिए जितनी भी राजनीतिक संगठन होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है। और इस कंपटीशन का लक्ष्य क्या रहता है कि हमारा एम जो है वो पब्लिक का वेलफेयर करना है, पब्लिक के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। और ये सब कब हो सकता है? ये सब तब हो जब आपके पास पावर हो। और आपके पास पावर कब आएगी? जब आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होगा, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा? गवर्नमेंट फॉर्म करना, सत्ता प्राप्त करना, पावर प्राप्त करना। और किस उद्देश्य से? क्या उसका एम होगा? उसका एम होगा क्या? पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इश्यूज़ रिजॉल्व करना। और इसके बाद यही होती है राजनीति। लेकिन अगर आज के रिस्पेक्ट में आप देखें तो क्या पॉलिटिक्स का एग्जैक्ट यही मीनिंग रह गया है क्या? ये तो बिल्कुल एक जो एक्चुअल डेफिनेशन है जो राजनीति होती है वो बताया गया आपको। लेकिन आजकल के जो राजनेता हैं, आजकल के जो राजनीतिक दल हैं जो पार्ट टाइम करते हैं पॉलिटिक्स, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि अंतिम इशू क्या है। अंतिम में पब्लिक वेलफेयर करना है, लेकिन यहाँ पर सेल्फ वेलफेयर चलता है। यहाँ पर कंपटीशन है, ना कि कंपटीशन में आप एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। किस लिए? जनता के पास जाकर, जनता के मुद्दों को रिजॉल्व करके, उनके कल्याण की योजनाओं को चलाने की बात करके आप एक दूसरे से आगे बढ़ने की बात करते हैं। कंपटीशन में आप एक लाइन खींची हुई है तो आप उससे बड़ी लाइन खींचने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ये लाइन बड़ी है तो इसको काट दो, यहाँ से काट दो और हम बड़े हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं, आपको क्या करना है? आपको दोनों को कंपटीशन करते हुए दोनों को प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ना होगा। यही पॉलिटिक्स होती है। और रियलिटी ये है कि हमारी आजकल के अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको लैक करते हैं और इसीलिए वो जनता पर पकड़ नहीं बना पाते। वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में पब्लिक से दूर हो जाते हैं। आप हर चीज़ पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। आप आरोप प्रत्यारोप जो करेंगे वो एक पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए, जो कि पॉलिटिक्स कहती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई अब पूछता है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है, तो आप बता सकते हैं।
अब एक और चीज़, अच्छा आपसे अक्सर पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी चीज़ है, तो मेंस में यही क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि आपके विचार में क्या आप ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिक्स एक नकारात्मक विषय है जिससे जनता का और नहीं जुड़ना चाहिए? तो आपका जवाब अब क्या होगा? इस बेसिक डेफिनेशन में क्या कहीं पर आपको निगेटिविटी टच में आ रही है क्या पॉलिटिक्स के? नहीं। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स कहीं से भी निगेटिव नहीं है। हमारे पॉलिटिक्स की रूपरेखा आज की डेट में ऐसी कर दी गई कि उसमें निगेटिविटी आ गई, लेकिन पॉलिटिक्स कहीं से भी निगेटिव नहीं होती है। वो तो पब्लिक वेलफेयर करने के लिए एक पॉजिटिव वे में कंपटीशन की बात करती है। तो इन्हीं चीज़ों पे आपको बेस में रखते हुए अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए, एक तो हो गई बात किसकी, पॉलिटिक्स की। अब हम किसकी बात करते हैं, हम दूसरी राज्य व्यवस्था की। पॉलिटी, एक हो गई पॉलिटिक्स, दूसरी हो गई पॉलिटी। अब जैसा कि हमने क्या कहा, पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से सत्ता में आती हैं, उनका अंतिम लक्ष्य सरकार बनाना होता है। तो सरकार बनाने के बाद में सिर्फ सरकार बना लिया, काम हो गया, ऐसा नहीं कि अब तो कुर्सी पे बैठ के बस अंगड़ाई ले रहे हैं कि हाँ सरकार में आ गए। तो क्या होगा, ऐसे तो फिर अगली बार तो आप चले जाओगे, क्योंकि पब्लिक तो सब जानती है। तो और पॉलिटिक्स तो खाली इतना था नहीं कि भाई आपको सरकार बनाना है, उसका अंतिम एम जो है, लक्ष्य जो है, उसको भी तो पूरा करना है कि पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक पॉलिसीज चलाना, तो उसको भी तो आपको चलाना है। तो पब्लिक वेल्फ, एक बार आप जैसे पावर में अगर आ गए, आपने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, तो इन व्यवस्थाओं को, इन पॉलिसीज़ को आपको क्या करना होता है, बिल्ड करना होता है, उसको जनता तक पहुंचाना रहता है। उसके लिए जो जो भी सिस्टम होते हैं, और ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रोसेस मेंशन है, जो जो संस्थाएं संविधान में हमारे दी गई हैं, जो जो संस्थाएं संविधान में ऐसा कहा गया है कि संसद बना सकती है और संसद ने बनाई हुई हैं, तो उनके आधार पर इन पॉलिसीज़ को बिल्ड किया जाएगा और जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो जिस तरीके से ये पॉलिसीज़ गवर्न हो रही हैं, पूरा सिस्टम गवर्न होता है, उस सिस्टम के गवर्न होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। मतलब किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमारे स्ट्रक्चर हैं, जो भी हमारे सिस्टम है, वो वर्क कर रही हैं, और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसको फ्रेम करते हुए जनता तक पहुंचा रही हैं। ये सब क्या कहा जाता है, ये सब पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ये सब राज्य व्यवस्था या पॉलिटी कहा जाता है। अब एक और डेफिनेशन आती है, स्टेट। सिंपल सी, स्टेट क्या है? स्टेट ऐसी चीज, एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, या कहें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, या कहें कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो सोवरिन पावर का प्रयोग करती है। सोवरिन पावर कैसे? जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको शक्तियाँ आगे दी गई हैं, उसका उपयोग करे, उसका उपयोग करे, उसका प्रयोग करे, उसका यूज़ करे। और वो यूज़ किस तरीके से करे? पब्लिक वेलफेयर, सब पब्लिक के लिए भैया, प्राइवेट कुछ नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए कुछ भी नहीं है, सब पब्लिक वेलफेयर के लिए है। तो स्टेट क्या है? स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर दी गई हैं उसका एकदम सॉवरेन तरीके से, मतलब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि आप किस तरीके से उनको यूज़ कर रहे हैं, बशर्ते उस पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई कंडीशन ना लगा रखी हो। और किस लिए यूज़ कर रहे हैं? पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो इस तरीके से यूज़ करे उसको स्टेट कहते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या है? इसी स्टेट का एक इकाई, एक यूनिट है, एक यूनिट है, स्टेट की एक यूनिट है जो आपने अभी जो पॉलिटी राज्य व्यवस्था पढ़ी उसको संचालित करता है, ठीक है। स्टेट की एक यूनिट है गवर्नमेंट, जो आपकी राज्य व्यवस्थाओं को संचालित करने का एक तरीके से कार्य कर रही होती है, उसको प्रोसेस में ले आने का कार्य कर रही होती है। और जो अदर स्ट्रक्चर सिस्टम्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए, उन पे एक तरीके से कंट्रोल करने का काम कर रही होती है, उन पे एक तरीके से कंट्रोल करने का काम कर रही होती है, और देखती है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं कि नहीं जिससे ये सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर नहीं बने हैं तो उसको बनाएगी,
उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करेगी। तो ये होती है क्या, गवर्नमेंट। पब्लिक, स्टेट, गवर्नमेंट, और आपने क्या देखा, पॉलिटिक्स और पॉलिटी, ये चार आपसे पूछे जाते हैं। तो कभी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझा सकते होंगे। ठीक है, नहीं समझा पा रहे हैं तो बाद में फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा, तब समझा लीजिएगा। अब एक गवर्नेंस, एक और टॉपिक जैसे आ जाता है। गवर्नेंस में क्या होता है, एक्चुअल में पहले जब क्या होता था, सब कुछ करने का प्रयास करती थी गवर्नमेंट, लेकिन मॉडर्न टाइम में अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो 1980s के बाद से ही ऐसे प्रयास किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में कि गवर्नमेंट के साथ साथ में जो मार्केट है वो भी इन साथ में आ जाए, और मार्केट भी क्या करे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। और यहाँ पर जो देश के सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, एक तरीके से उनको क्या समझा जाए, कस्टमर समझा जाए। कस्टमर क्यों समझा जाए, आपने जैसे एक एयरटेल का मोबाइल ले लिया, सिम ले लिया, अब कस्टमर केयर वाले फ़ोन करेंगे आपको, सर आपके लिए ये फैसिलिटी है, सर आपके लिए ये फैसिलिटी है, फ्री में भले ना दे रहे हों लेकिन सर आपके लिए ये फैसिलिटी है, सर आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, सर आपके साथ ये दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो मतलब क्या है, कर क्या रहा है उनका कस्टमर केयर, वो आपकी समस्याओं को जानकर उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। भले ही कोर में उसका अपना लाभ है, लेकिन ओवरऑल वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देने का प्रयास कर रहा है, और ये कह रहा है कि आप उसकी सर्विस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई जब तक नहीं होंगे तब तक वो फ़ोन करता रहेगा, आपकी जानकारियों को एकत्र कर उस समस्याओं को दूर करता रहेगा। तो ऐसा ही गवर्नेंस में कहा जाता है कि आप अपने सिटीजन्स को कस्टमर समझिए और सिर्फ उनको पॉलिसी बना के सुविधाएं मत दे दीजिए। उन सुविधाओं को भी पूछिए कि भाई आपको जो सुविधा मिल रही है वो आपकी जो डिमांड्स है उसको पूरी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर नहीं कर पा रही है तो उसमें चेंजेस अगर कुछ करने हैं तो उनसे कुछ सजेशन भी आप ले सकते हैं, और उस सजेशन के अकॉर्डिंग अपने पॉलिसी फ्रेमिंग में चेंजेस कर सकते हैं। यही होता है क्या, गवर्नेंस, जहाँ पर गवर्नमेंट एक तरीके से अपने रोल को कम करती है और प्राइवेट के रोल थोड़े से बढ़ाती है, मार्केट का रोल बढ़ाती है, और एक तरीके से कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी सिटीजन सेटिस्फैक्शन पर कार्य किया जाता है। और अक्सर आप सुनते होंगे जब से गवर्नमेंट आई है ये, तो मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का एक नारा दिया जाता है कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। तो ये क्यों दिया जाता है, और यहीं पर हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं वो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, अदानी को भेजा जा रहा है, अंबानी को भेजा जा रहा है। तो आप एक चीज़ और समझिए, अब पेपर पढ़ने जा रहे हैं तो अदानी, अंबानी, कांग्रेस क्या कह रही है, तृणमूल क्या कह रही है, शिवसेना क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, उससे दूर रहिएगा। यहाँ पर आपको वो पढ़ना है जो एक्चुअल में कंट्रीज़ कर रही हैं और हो रही है। और वास्तविकता रियलिटीज़ ये है कि आज की 95 से ऊपर % की कंट्रीज़ जो हैं वो इसी फंडे पर चलती हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करते हुए प्राइवेट पार्टीज़ मार्केट को रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती है और उनके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करती है कि वो एक तरीके से सही ढंग से कार्य करें, और तभी सभी देश डेवलप होते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन को आप कभी भी निगेटिव वे में मत लीजिएगा, इसके लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट आते हैं, शॉर्ट टर्म में इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। और कभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ आपको गवर्नमेंट देती रहेगी तो लॉन्ग टर्म में आप या तो आज जैसे हैं वैसे ही बने रह जाएंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे, या फिर आप डाउनफॉल में चले जाएंगे, जैसे क्यूबा और वेनेजुएला जैसे कंट्रीज़ में देखने को मिला। ठीक है, तो गवर्नेंस एक तरीके से मार्केट पब्लिक सेक्टर को भी इन्वॉल्व करता है, जिसका संबंध क्या होता है कि आप अपने सिटीजन्स के पास में जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई करते हुए उनकी जो सल्यूशंस हैं उसको आप उन्हें दीजिए और उनको सेटिस्फाई करिए। तो ये तो हो गई बातें किसकी, बेसिक जो हमारी डेफिनेशंस थी उसकी। अब कुछ और जैसे क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति वर्सेस प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट वर्सेस पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो इसके बारे में तो थोड़ा सा रुक के बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दें कि अगर किसी देश में प्रेसिडेंट का पद है, प्रेसिडेंट का पोस्ट है, तो उसका क्या मीनिंग निकलता है,
उसका क्या मीनिंग निकलता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, आपको इतना सब कहीं कोई नहीं बताता है, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या किया जाता है, आर्टिकल्स पे आर्टिकल रटा दिए जाते हैं और आपको लगता है कि आपने सब पढ़ लिया और एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है। एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा फोकस करिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा। लेंदी सब्जेक्ट है और जो बताई जा रही चीज़ें वही एग्ज़ाम में आती हैं। सिर्फ आर्टिकल अगर आपको पढ़ना है ना तो आप बुक से पढ़ सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। आर्टिकल्स मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद नंबर हो सकता है आ जाए उसका, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये पॉलिटी की डेफिनेशन, गवर्नेंस की डेफिनेशन अगर आप कहीं देख लीजिए, कोई भी पढ़ाता हो ऑनलाइन में, आज चाहे अपन अकेडमी पे देख लीजिए, चाहे बायजूस पे देख लीजिए, कोई भी ऑफलाइन टीचर्स जो होते हैं, जो पुराने होते हैं, जो उनको 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, वो ज़रूर ये सब आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्या पढ़ना है। लेकिन आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा एक तरीके से शुरू किया जा चुका है कि किस तरीके से आपको क्या किया जाएगा, आपको एक एसएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करवा के आपसे कह दिया जाएगा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगेगा भैया बहुत बढ़िया, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और उसको कब कर के पहुंच गए थे पेपर देने यूपीएससी का। एक लाइन वाला क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पे आप जैसे ही आपसे पूछा कि थिंकिंग वाले क्वेश्चन, बस बाजा बज गया आता है वहीं पर। और उसके बाद लोग कहते हैं यूपीएससी बहुत कठिन है, हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता, ये नहीं होता उन्हें। अरे आपने तैयारी कैसे की उस पर भी डिपेंड करता है। आप एसएससी की तैयारी करके यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ एसएससी छोटा है, लेकिन यूपीएससी बड़ा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। अभी भी मैं देख रहा हूँ जब क्लास लेते हुए, तो ऐसी ही चीज़ें फीलिंग देखने को मिल रही है कि कुछ लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहते हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का पद होने से क्या मैसेज जाता है, क्या मीनिंग होता है उसका। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश है। आपका रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश है एक तरीके से। कैसे, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो क्या है, जेनेटिक नहीं है, आनुवांशिक नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है। उसका क्या होता है, प्रॉपर इलेक्शन होता है, प्रॉपर वे में इलेक्शन होता है। मतलब हमारा देश कैसा है, एक रिपब्लिक कंट्री हो गया, ये एक मैसेज चला गया, ठीक है। हमारे यहाँ रिपब्लिक कंट्री हो गया, मतलब हमारे यहाँ एक इलेक्शन हो रहा है, मतलब डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ लोगों को लिबर्टी है, और ओवरऑल में क्या है, एक रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ इस्टेब्लिश है, ठीक। निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन इलेक्शन जो होता है, उससे वही मैंने कहा कि एक इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन पब्लिक ही एक तरीके से इलेक्ट कर रही, भले ही इनडायरेक्ट हो रहा है। तो इलेक्शन से क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि हमने जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दे रखा है वो भी क्या हो रहा है, फुलफ़िल हो रहा है, वो भी फुलफ़िल हो रहा है। तो इस तरीके से एक ये होता है। दूसरी तरह जब ओथ लेता है प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 के अराउंड में, तो वो क्या करता है, वो ओथ लेता है पब्लिक वेलफेयर की, पब्लिक वेलफेयर के लिए। और पब्लिक वेलफेयर के लिए जो ओथ ले रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि गवर्नमेंट जो कर रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, उसको वो देखे, उसको जाने, और एक तरीके से वो दोनों का एक रक्षक होता है। तो एक तरीके से ओवरऑल भारतीयों का, सभी भारतीयों का वो एक गार्जियन होता है, सभी भारतीयों का एक तरीके से वो गार्जियन बन जाता है। और ये देखता रहता है कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ढंग से काम कर रही कि नहीं, किसी भी तरीके से पब्लिक का शोषण या हरेसमेंट तो नहीं कर रही, इस तरीके की पॉलिसी तो नहीं फ्रेम कर रही हैं कि जो गलत हो। तो ये एक तरीके से ये मीनिंग मैसेज भी जाता है कि पब्लिक का एक गार्जियन भी है, ठीक है। और इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी एक ये कहा गया कि अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। लेकिन साथ में राष्ट्रपति जब अपना क्या लेता है, ओथ लेता है, शपथ लेता है, तो उसमें कहा गया है उसको कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेगा, परिरक्षा करेगा, संरक्षा करेगा, मतलब उसको प्रोटेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने की, अक्सर जैसे आरोप सुनते रहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, अगले वर्ष चुनाव नहीं होंगे, ये बार ये सरकार आ गई तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसके प्रोटेक्ट करने की ओथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट को दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी होता है कौन? प्रेसिडेंट हमारा, ठीक है। और
देश का पहला नागरिक है, पहला न्यायविद है और एक तरीके से पहला लोक सेवक भी है। तो ये सारे मीनिंग्स होते हैं किसके, ये सारी मीनिंग होते हैं एक प्रेसिडेंट का पोस्ट होने से कि क्या मैसेज जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखें। कुछ आर्टिकल्स को आज देखते हैं, कुछ आर्टिकल्स को कल देखेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात यूनियन के विषय में कहाँ बताया गया है, पार्ट 5 में, पार्ट 5 में यूनियन के सब्जेक्ट में बताया गया है। और इसका चैप्टर 1 है द एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। पहले प्रेसिडेंट के विषय में बताया गया है 52 से 62 तक, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट के विषय में बताया गया, जिसका आर्टिकल 52 सिर्फ इतना कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शैल बी से क्या मतलब आ रहा है कि कंपल्शन कर दिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ही होगा। ठीक है, और 53 में क्या कहा, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ये कहा कि भारत देश में जितने भी काम होंगे, जैसे मोदी साहब किसी विदेश में यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए पाकिस्तान ही चले गए और उनसे कोई समझौता करके चले आए, कहीं हस्ताक्षर करके आए, अपने सिग्नेचर दे आए, तो वो सिग्नेचर उनके नहीं होंगे, उनके होंगे, लेकिन किसके बिहाफ पर होंगे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होंगे। भारत कोई भी डिसीजन लेगा, कुछ भी करेगा, वो किसके बिहाफ पर होगा, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होगा। अंतिम निर्णयकर्ता कौन है, प्रेसिडेंट है। अंतिम निर्णयकर्ता प्रेसिडेंट है। जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी कार्य होंगे, वो उसके नाम पर होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। ठीक है, और एक तरीके से सुप्रीम पावर की तरह से वो वर्क करता है। शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। मतलब वो जो भी पावर्स मिली हुई हैं उसको, एग्जीक्यूटिव पावर्स, या तो वो डायरेक्ट फंक्शन कर सकता है या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करता है। तो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर उसका रिप्रेजेंटेटिव रहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो यूनियन की, वो किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में। जो हमारा डिफेंस फोर्स है उसका सुप्रीम कमांडर कौन होगा, उसका मेन अध्यक्ष कौन होगा, वो प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होता है। ये कौन बताता है, ये सब आपको आर्टिकल 53 बताता है, वो सब आर्टिकल आपको 53 बताता है। 54 क्या बताता है आपको, 54 बताता है कि इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का एक इलेक्शन होगा, वो नॉमिनेटेड वैसा नहीं रहेगा, प्रेसिडेंट का प्रॉपर वे में इलेक्शन होगा। और उस इलेक्शन में कौन पार्ट लेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो आता है प्री में, उस इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेता है, कौन पार्ट लेता है, ध्यान दीजिएगा। पार्लियामेंट में आपके 2 सदन देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, 2 हाउसेस, एक आपका राज्यसभा, दूसरा आपका लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में भी कुछ मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। हालांकि अभी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और इस पर भी कुछ नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, 12 नंबर्स लगभग। ठीक है, तो जब भी इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं ये वोट करते हैं, ये उसमें वोट करेंगे। वोट की वैल्यू की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि वोट करते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो नॉमिनेटेड हैं उनको कहा गया कि भैया तुम लोग दूर रहो, नॉमिनेट होके आए हो, चुपचाप कुर्सी पे बैठे रहो, तुम्हें हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको जनता ने नहीं चुना है। यहाँ जिसको जनता ने चुनकर भेजा है वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वही भाग लेंगे, क्योंकि भले ही इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में हो रहा है लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव तो पब्लिक के ही हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, वही क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में।
नॉमिनेटेड मेंबर नहीं लेते हैं। ये कहाँ पे आ गई बात? यूनियन की। दूसरी बात, अब स्टेट में आ जाइए। स्टेट में भी एक आपकी होती विधानसभा, एक होती है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। तो यहाँ पर जो काउंसिल है, जो परिषद है, ये सभी राज्यों में नहीं है, कुछ कुछ राज्यों में, 6-7 राज्यों में ही है। तो काउंसिल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसमें पार्ट नहीं लेता है। लेकिन विधानसभा जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। और उसमें भी कौन करेंगे? जो इलेक्टेड होंगे, और यहाँ भी नॉमिनेटेड नहीं करेंगे। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाओं के राज्य में इलेक्टेड मेंबर, ये क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता है? नॉमिनेटेड। कहाँ के नॉमिनेटेड? लोकसभा में नॉमिनेटेड नहीं करेगा, राज्यसभा में नॉमिनेटेड नहीं करेगा, और आपका विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड नहीं करेगा। राज्यों में जो विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसके मेंबर नहीं करेंगे। उसके अलावा ये नहीं वाले हो गए, करेंगे वाले में आ जाइए। आपके यहाँ पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर भी अभी बन गया है यूटी, लेकिन वहाँ पर अभी विधानसभा इलेक्शन में अभी अस्तित्व में नहीं है, तो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर कुछ अभी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आया है। लेकिन पौंडुचेरी की बात करते हैं और दिल्ली की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। इनके जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो भी क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 यूनियन टेरिटरीज़ को भी मौका मिला हुआ है। किसको किसको? पौंडुचेरी को और दिल्ली को। तो मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे यूपी के हैं, योगीनाथ, और योगीनाथ जो हैं इस बार मान लीजिए गोरखपुर से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन पहले मान लीजिए ये क्या है कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली में ना होकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, मान लीजिए, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में थे, तो क्या ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते थे? तो जाहिर सी बात है नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको तो ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि वो चुनाव में भाग ले सकें। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो भी वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, असेंबली के मेंबर अगर नहीं हैं, तो क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे? तो जवाब होगा नहीं लेंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड नहीं हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में एक दे रखा है कि आर्टिकल 55 में स्टेट में जो रहेगा उसमें दिल्ली और पौंडुचेरी भी इंक्लूडेड है, मतलब दिल्ली और पौंडुचेरी को भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक जितनी भी कहानी आपको समझाई गई आज, आपने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो अब हम कल जब आगे बढ़ाएंगे तो आर्टिकल 55 से बढ़ाएंगे जहाँ तक कल हो सकेगा। उसके बाद लंबा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आपकी पॉलिटी का असली चैप्टर यही है, रातों रात ही ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, फोकस करिएगा और रेगुलर रहिएगा।